सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इजराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की यह जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है। और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। और आप देखिए कैसे उन्होंने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। देखिए, ये मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है जिसमें वो साफ लिखते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट्स टू द होल टीम, Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the hospitality and support throughout. This was for our brothers and sisters in Gaza. ये आप देख सकते हैं। भारत में अब तक कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी गाजा जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। और यह सब कुछ भारत की उस भूमि से हो रहा है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश की भूमि है और जहां की सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है, हमारे देश की सरकार ने उसे आतंकवाद करार दिया है और इन लोगों को खुलकर आतंकवादी कहकर पुकारा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट को अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए इस्तेमाल करना सही है? क्या खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए? और अगर मोहम्मद रिजवान को गाजा में मारे गए लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है, तो यही हमदर्दी उन्हें हमास के हाथों मारे गए इजराइल के बेकसूर लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी। हम मान लेते अगर उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए भी लिखा होता और गाजा में मरने वाले लोगों के लिए भी लिखा होता, तब हम मान लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के बारे में लिखा है। आज हमारी मांग है कि जिस तरह वर्ष 2014 में आईसीसी ने इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली पर सेव गाजा और फ्री पैलेस्टाइन का रिस्ट बैंड पहनने पर अगले मैच में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक उसी तरह से आईसीसी को इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भारत में सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, बल्कि उसने एक वर्ल्ड कप को एक तरह से धर्म युद्ध बनाकर रख दिया है। उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहिए, सिर्फ खेल की बात करनी चाहिए। हालांकि भारत में गाजा जिंदाबाद की बातें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नहीं कर रहे, हमारे अपने देश के लोग भी इसी भाषा में बोल रहे हैं। लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज एक ट्वीट करके लिखा है, हैंड्स ऑफ गाजा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना, सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? तो ओवैसी साहब का यह बयान आपने सुन लिया। अब देखिए, इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना सही नहीं है। यानी हमास के आतंकवादियों ने जिन महिलाओं और बच्चों का सिर तन से जुदा किया, जिन महिलाओं का बलात्कार किया, जिन लोगों को बंधक बनाकर बाद में बेरहमी से उनकी हत्या की, उस क्रूरता को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक प्रतिक्रिया बता रहा है। और ये वही संस्थाएं हैं इंसानियत और मानव अधिकारों की जो हमेशा बात करती रहती हैं। आज मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान पढ़कर थोड़ा सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखते हैं, हमास और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध बहुत दुखद और दर्दनाक है। स्पष्ट रूप से इजराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरतक्षों और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती यानी अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना, उत्पीड़कों को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ
अन्याय करने जैसा है। ये देखिए, फिर ये लिखते हैं, तथ्य ये है कि इजराइल एक हड़पने वाला राज्य है। और फिर आगे वो ये लिख रहे हैं कि भारत के जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की यह नीति रही कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए, मगर दुख इस बात का है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों की बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजरायल युद्ध का असली कारण इजराइल है। फिलिस्तीनी अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहे हैं और इसका समर्थन तत्काल युद्ध विराम है। और देखिए, मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है। आखिर में आप ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनूत ए नाजिला पढ़ें। तो देश के तमाम मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। और इस पूरे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो एक तरीके से हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी इजराइल में किया है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि फिलिस्तीन और हमास एक नहीं है। हमास और फिलिस्तीन अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि फिलिस्तीन में रहने वाले तमाम 50 लाख लोग हमास के लोग हों और वो हमास को फॉलो करने वाले लोग हों या हमास को सही ठहराने वाले लोग हों या हमास के सदस्य हों। फिलिस्तीन का जो मामला है वो अलग है और हमास का आतंकवाद अलग है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखना भी सही नहीं होगा। फिलिस्तीन और हमास एक नहीं है। युद्ध को शुरू हुए लगभग 90 घंटे अब बीत चुके हैं और यह युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है, जिसे आज आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं। इसलिए आप दिन भर आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, लेकिन अब हम उस पूरी जानकारी की क्रंचिंग करके यानी उसका एक निचोड़ 5 पॉइंट्स में आपको बताएंगे। पहली बात, अब यह युद्ध इजराइल और हमास तक सीमित नहीं है और इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ अब 3 फ्रंट खुल चुके हैं। पहला फ्रंट गाजा पट्टी में है, जो जैसा कि आप जानते ही हैं, जहां से हमास के आतंकवादी इजराइल पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट लेबनान में है, जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने वहां की सेना की मदद से उत्तरी इजराइल के इलाकों पर आज मिसाइल हमले किए हैं। यानी अब इजराइल पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं और हमास के आतंकवादी भी हमला कर रहे हैं। और तीसरा फ्रंट सीरिया में खुला है, जहां से इजराइल के इलाकों पर आज हवाई हमले हुए हैं। यानी इजराइल अब इस युद्ध को 3 मोर्चों पर लड़ रहा है और वो तीनों मोर्चे इस समय 1, 2, 3 आपकी स्क्रीन पर हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लड़ाई चल रही है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि अब इस युद्ध का विस्तार हो रहा है। अब ये एक के बाद एक 3 फ्रंट पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है इस समय, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा, अमेरिका अब इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होने लगा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर आज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आधुनिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों से लैस है और अमेरिका ने इसे खास तौर पर इजराइल की मदद करने के लिए वहां भेजा है। इसके अलावा अमेरिका का एक कार्गो प्लेन भी आज इजराइल पहुंचा, जिसमें हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका ने इजराइल को मदद के तौर पर भेजी है। यानी अमेरिका हथियार भी अभी इजराइल को दे रहा है, अपना समर्थन भी दे रहा है और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी उन्होंने वहां पर भेज दिया है। और जो हथियार अमेरिका ने भेजे हैं इजराइल के लिए, उनमें वो मिसाइल्स भी हैं जो हवाई हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस मदद पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका इजराइल की मदद करके
गाजा पट्टी के मुसलमानों का खून बहाना चाहता है? और क्या उसे गाजा पट्टी के मुसलमानों के मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं? लेकिन इसी सवाल पर इजराइल ने भी तुर्की के राष्ट्रपति से सवाल पूछा है कि क्या मानव अधिकार सिर्फ गाजा पट्टी के मुसलमानों के हैं, इजराइल के लोगों के कोई मानव अधिकार नहीं है? तीसरा पॉइंट यह है कि इस युद्ध में आज शाम 7 बजे तक 2255 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 1200 लोग इजराइल के हैं और 1055 लोग फिलिस्तीन के हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि उसके हवाई हमलों में हमास के 1500 आतंकवादी भी मारे गए हैं। चौथा पॉइंट यह है कि वर्ष 1973 के बाद यह इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। 50 वर्षों के बाद पहली बार इजराइल ने अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख जवानों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए बुलावा भेज दिया है। और इजराइल से सीखने वाली बात हमारे लिए यह है कि वहां लोग सरकार के इस फैसले से अपना देश छोड़कर भाग नहीं रहे, युद्ध में न लड़ने के बहाने नहीं बना रहे, बल्कि जो लोग इजराइल के बाहर रहते हैं, जो इस समय दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं और इजराइल के रिजर्व फोर्स का वो हिस्सा हैं, वो लोग भी आज खुशी खुशी अपनी मर्जी से पूरे जोश के साथ इस युद्ध में लड़ने के लिए वापस अपने देश लौट रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो रिजर्व फोर्स के सदस्य हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में थे, वापस लौट रहे हैं और ये अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एथेंस की एक फ्लाइट की तस्वीरें हैं जिसमें इजराइल के कई रिजर्व सैनिक अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वापस अपने देश लौट रहे हैं। देखिए आप। तो देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो रशिया ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन रशिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय रशिया छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए थे कि कहीं उन्हें अपने देश की आर्मी में लड़ना ना पड़े। लेकिन इजराइल में जो लोग हैं वो बड़े देशभक्त लोग होते हैं और इजराइल के जो लोग हैं वो किसी भी कोने से दुनिया की खुशी खुशी अपने देश आना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। अब आप इस कपल को देखिए, ये वही कपल है जो इजराइल के उस म्यूजिक फेस्टिवल में बाल बाल जिंदा बचा था जिसमें हमास के आतंकवादियों ने 260 लोगों की हत्या कर दी थी। ये भी वहीं थे, लेकिन ये बच गए और कई महिलाओं का बलात्कार करके उस समय आतंकवादी उन्हें बंधक बनाकर ले गए थे। इस म्यूजिक फेस्टिवल में ये कपल बच गया था, लेकिन अब 2 दिन बाद ही ये दोनों ही लोग रिजर्व सैनिक के तौर पर इस युद्ध में लड़ने के लिए फ्रंट पर जा चुके हैं। सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर भारत के लिए सीमा पर जाकर युद्ध लड़ना चाहेंगे अपनी मर्जी से। हमारे देश में शायद लोग ये कह देंगे कि युद्ध लड़ना हमारा काम नहीं है, ये तो सेना का काम है, लेकिन इजराइल में लोग इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और अपने देश के प्रति ऐसा लगाव ही इजराइल को बाकी तमाम देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। जबकि इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घेरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ता है। ये एक कारण है क्योंकि इजराइल का बच्चा बच्चा अपने देश की सेना में लड़ना चाहता है। बच्चा बच्चा, हर युवा, बड़ा बूढ़ा, सब लोग इजराइल की सेना से जुड़े हुए हैं और रिजर्व फोर्स का हिस्सा है। अब आप देखिए, इजराइल की आबादी ही पूरे देश की 1 करोड़ के आसपास है, यानी उनकी आर्मी कितनी छोटी होगी और पूरी की पूरी जो जनसंख्या है वो अपनी आर्मी से जुड़ी हुई है और इसीलिए इजराइल अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाता है। इस युद्ध से जुड़ी 5वीं और सबसे खतरनाक बात आज आपके लिए यह है कि अब हमास के आतंकवादियों के वो भयानक किस्से और कहानियां भी सामने आ रहे हैं कि कैसे उसके आतंकवादी इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए इजराइल के छोटे छोटे बच्चों का सिर तन से जुदा कर दिया बेरहमी के साथ। इसलिए आप आज अपना दिल मजबूत करके बैठिए क्योंकि ये दर्दनाक कहानियां आपको भी विचलित कर सकती हैं। लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग के जो आतंकवादी हैं उन्हें ना छोटे बच्चों पर दया आती है, ना महिलाओं पर दया आती है और कैसे छोटे छोटे बच्चों को उनके बिस्तर पर ही, उनके बेड पर ही जहां वो सो रहे थे वहीं पकड़कर कैसे उनके सिर तन से जुदा कर दिए गए, उनकी तस्वीरें भी अब आ रही हैं और ये ऐसे किस्से हैं जो सुने भी नहीं जाते। गाजा पट्टी के पास एक खास इलाके में हमास के आतंकवादियों ने कुल मिलाकर 70 लोगों का सिर तन से जुदा किया, जिनमें 40 बच्चे थे। सोचिए, 40 छोटे छोटे बच्चों के सिर तन से जुदा कर दिए एक छोटे से इलाके में।
पूरे इजराइल में जहां जहां गए होंगे वहां तो न जाने कितने लोग होंगे, और इनमें भी कुछ बच्चों की उम्र 7 साल या उससे भी कम थी। जरा कल्पना करके देखिए, एक 7 साल का बच्चा, 7 साल से भी कम उम्र का बच्चा जो बचने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी मां से चिपका हुआ है, जो अपनी मां से ये कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, ये मैं तो खेलना चाहता हूं। जिन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये जो आतंकवादी आए हैं ये कोई अंकल आए हैं जो टॉय गन लेकर आए हैं, और उन आतंकवादियों ने इन छोटे छोटे बच्चों का सिर एक ही झटके में तन से जुदा कर दिया। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खून से सने एक बेड की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि हमास आईएसआईएस से भी ज्यादा क्रूर है। 7 अक्टूबर को जब इस बेड पर एक 7 साल का बच्चा सो रहा था, तब हमास के आतंकवादियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए इस मासूम बच्चे का सिर तन से एक ही झटके में जुदा कर दिया। सोचिए, 7 साल के इस बच्चे ने हमास का क्या बिगाड़ा था कि उसकी इस तरह से हत्या की गई। इजराइल की सेना के मुताबिक जब हमास के आतंकवादियों ने लिया नाम की एक और बच्ची की हत्या करने के लिए उसे बंधक बनाया, तो वो अपनी मां से कह रही थी कि वो सिर्फ 7 साल की है और वो अभी मरना नहीं चाहती। लेकिन इन आतंकवादियों ने बड़ी बेरहमी से उस छोटी बच्ची का भी सिर तन से जुदा कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि जब ये आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों का सिर तन से जुदा कर रहे थे, तब उस समय ये लगातार धार्मिक नारे लगा रहे थे। कौन से धर्म में ये लिखा है कि छोटे बच्चों की हत्या कर देनी चाहिए? कौन से धर्म में ये लिखा है कि महिलाओं की हत्या करनी चाहिए, महिलाओं का बलात्कार कर देना चाहिए? कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। बहुत सारे लोग इस क्रूरता का यह कहते हुए आज बचाव कर रहे हैं कि इजराइल ने भी फिलिस्तीन के 260 बच्चों की हवाई हमलों में हत्या की है, इसलिए हमास ने जो किया वो उससे अलग नहीं है। लेकिन यहां आज आपको इन दोनों हमलों के बीच के अंतर को भी समझना होगा। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ये कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि फिलिस्तीनी तो अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, महिलाएं और बच्चे दोनों तरफ से मर रहे हैं। इजराइल में भी मरे हैं और गाजा में भी मरे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बेकसूर लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों तरफ से मरे हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक फर्क है, एक बुनियादी फर्क है जो आज आपको समझना होगा। इजराइल का निशाना फिलिस्तीन में रहने वाले महिलाएं और बच्चे नहीं है। इजराइल का निशाना हमास के आतंकवादी हैं, जिसके लिए वो उनके ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, और इन हमलों में वहां के बच्चे और महिलाएं भी गलती से चपेट में आ रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं। लेकिन इजराइल की जो सेना है, उनकी जो एयरफोर्स है, वो जानबूझकर बच्चों और महिलाओं की हत्या नहीं कर रही। वो असल में पीछे है आतंकवादियों के, और हमास के आतंकवादी जानबूझकर स्कूलों में जाकर छिपते हैं, कॉलेजों में जाकर छिपते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर अपने हथियार छुपाते हैं, अस्पतालों में जाकर छिपते हैं, और जब वहां पर बमबारी होती है तो फिर वो ये कहते हैं कि देखिए महिलाओं को मार दिया, बच्चों की हत्या कर दी, इजराइल कितना क्रूर है। जबकि उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप इन महिलाओं और बच्चों को एक ह्यूमन शील्ड क्यों बना रहे हैं अपने बचाव के लिए। अगर आप उन्हें एक ह्यूमन शील्ड बनाएंगे तो फिर वो मरेंगे भी, उनकी हत्या भी हो सकती है, और इस हत्या के लिए जितना इजराइल जिम्मेदार होगा उतना ही हमास के आतंकवादी भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यही लोग इन बच्चों को अपनी शील्ड बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इन बच्चों का। लेकिन हमास के आतंकवादी इजराइल के बच्चों और महिलाओं को सोच समझकर अपना प्राइमरी टारगेट बना रहे हैं, और जब वो धार्मिक नारे लगाकर उनका सिर तन से जुदा कर रहे थे, उसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी। तो इस अंतर को आज पूरी दुनिया को समझना होगा कि जो हमास के आतंकवादी हैं, उनका प्राइमरी जो टारगेट था वो महिला और बच्चे और बूढ़े लोग थे। ये उनका प्राइमरी टारगेट था। वो इन्हीं को मारने के लिए आए थे, वो इन्हीं को किडनैप करने के लिए आए थे, वो इन्हीं महिलाओं का बलात्कार करने के लिए आए थे। लेकिन इजराइल की सेना जब बमबारी कर रही है तो वो बच्चों पर नहीं कर रही, वो असल में मिटाना चाहती है हमास के आतंकवादियों को, और उस ऑपरेशन के दौरान तमाम तरह के लोगों की हत्या या वो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। यह बुनियादी फर्क है। इजराइल की सेना ने जब हमास के एक आतंकवादी से यह पूछा कि वो इजराइल की छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं को बंधक बनाकर अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं, तो उसने जानते हैं क्या बताया?
उसने कहा कि वो इन बच्चियों और महिलाओं का बलात्कार करना चाहते हैं और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें अगवा करके ले गए थे। एक आतंकवादी है जिसे इजराइल की सेना ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की और पूछताछ में वो ये बात बता रहा है। तो अगर ये धर्म की लड़ाई है, अगर ये विचारधारा की लड़ाई है, अगर ये अपनी भूमि की लड़ाई है, तो इस भूमि की लड़ाई में इतनी अपवित्रता कहां से आई है कि महिलाओं का बलात्कार करने की नौबत आ जाए, बच्चों का सिर तन से जुदा करने की नौबत आ जाए। ये कौन सा धर्म है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि हमास के हमलों के बाद अब इजराइल आखिर चाहता क्या है। इजराइल ने जबरदस्त युद्ध अब छेड़ दिया है और इजराइल का जो अल्टीमेट एम है, देखिए जब कोई भी सेना किसी युद्ध में जाती है तो उसको सबसे पहले यह तय करना होता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इजराइल का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य गाजा में हमास के आतंकवादियों का खात्मा करना है। अंतिम लक्ष्य गाजा पट्टी पर पूरा की पूरा कब्जा जमा लेना है। अंतिम लक्ष्य इजराइल का क्या है? आज बड़ी बात यह है, जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हमें ये ऑपरेशन भी, ये युद्ध भी समझ में आने लगेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई अब पूरी तरह से बंद कर दी है और अब से कुछ देर पहले गाजा पट्टी के सभी पावर प्लांट ईंधन न होने की वजह से बंद हो गए हैं और पूरे के पूरे गाजा पट्टी में अब बिजली नहीं है और पूरा गाजा अब अंधेरे में डूबा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने बिजली बंद कर दी है, ईंधन बंद कर दिया है, पानी बंद कर दिया है। इसके अलावा इजराइल ने अब से कुछ देर पहले पूरे गाजा पट्टी को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि इस सैन्य क्षेत्र में अब इजराइल बड़े पैमाने पर हमले करेगा और इसके लिए इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में अपने सैनिक और अपने टैंक्स तैनात कर दिए हैं और ऐसी आशंका है कि एयर स्ट्राइक के बाद अब इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी अब जो सैनिक हैं वो गाजा पट्टी में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार आज ये कह रहे हैं कि अब इस युद्ध का विस्तार होगा। अब ये युद्ध सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं, गाजा से दूसरे फ्रंट पर जाकर ये युद्ध अब फैलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अगर इजराइल के सैनिक गाजा में प्रवेश कर गए तो इससे 20 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में बहुत खून खराबा होगा, जहां 99% मुसलमान रहते हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजराइल का लक्ष्य क्या है। इजराइल अगर हमास को भी खत्म कर देता है तो भी फिलिस्तीन का विवाद उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं, दुनिया को यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन एक नहीं है। फिलिस्तीन की समस्या अलग है और हमास अलग है, हमास की विचारधारा अलग है और अगर इजराइल ने हमास को समाप्त कर दिया, जड़ से भी मिटा दिया, तो भी फिलिस्तीन की समस्या तब भी वैसे की वैसे ही उसके सामने रहेगी। हमास से पहले भी इजराइल में कई आतंकवादी संगठन आए और चले गए और हर बार जब जब इजराइल ने इन आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तब उनके बाद एक और नया आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में पैदा हो गया। यानी आज अगर इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ हमास को खत्म भी कर देता है तो भी फिलिस्तीन और उसकी भूमि विवाद जो उस पर चल रहा है, यह विवाद समाप्त तब भी नहीं होगा और भविष्य में कोई नया आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के लिए एक दोबारा आवाज उठाएगा और इजराइल के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इजराइल इस बार हमास को पूरी तरह से खत्म करके गाजा पट्टी को अपने पूरे कंट्रोल में ले सकता है, लेकिन इतिहास कहता है कि इजराइल ये पहले भी कर चुका है और ऐसा करने के बाद भी उसकी मुश्किलें तब भी कम नहीं हुई थी। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य जानकारी है, आपके काम आएगी। आप याद कीजिए, वर्ष 1967 में जब अरब देशों से इजराइल का युद्ध हुआ, तब उसने 6 दिनों के अंदर ही तमाम अरब देशों से यह युद्ध जीतकर पूरी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी इस पूरे इलाके को इजराइल ने जीत लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया और वर्ष 2005 में गाजा पट्टी इजराइल की सेना के कब्जे में रहा था 2005 तक। इजराइल ने इस विवाद को खत्म करने के लिए तब गाजा पट्टी में यहूदियों को भी बसाने की कोशिश की। तो इजराइल ने पहले क्या किया, पूरा की पूरा कब्जा कर लिया 1967 में और फिर उन्होंने सोचा कि हम यहां यहूदियों को भी बसा देते हैं पूरा इलाका, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, और 2005 तक उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन वर्ष 2000 के बाद जब गाजा पट्टी के मुसलमानों में
इन यहूदियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो इजराइल के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। तो देखिए, जब आप किसी जगह की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है। इजराइल ने सोचा पूरे गाजा पट्टी पर कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में कर लो, कर लिया। उसके बाद सोचा कि यहां पर यहूदियों को बसा देते हैं, वो भी कर दिया। लेकिन उसके बाद वहां यहूदी और मुस्लिम आबादी के बीच हिंसक संघर्ष होने लगे। गाजा पट्टी में इजराइल का सुरक्षा खर्च इतना बढ़ गया कि उसने वर्ष 2005 में गाजा पट्टी के इलाके से अपनी सेना वापस बुला ली और इसके बाद वर्ष 2006 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में हमास को 132 में से 74 सीटों पर जीत मिली थी। तो इन चुनावों में हमास भी लड़ा, यानी हमास एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया और चुनाव में वो लड़े और 132 में से 74 सीटें उन्होंने जीती। और फतेह नाम की एक और पार्टी को तब 45 सीटों पर जीत मिली थी। ये दो पार्टियां थी। हमास के पास बहुमत था, इसलिए उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की नई सरकार का गठन किया। लेकिन फतेह पार्टी के विद्रोह की वजह से फिलिस्तीन में गृह युद्ध के हालात बन गए। यानी ये जो लोग हैं, ये आतंक तो फैला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, सिर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। और उस समय जब इनकी सरकार, ये चुनाव भी जीत गए, सरकार भी बन गई, लेकिन तब भी वहां गृह युद्ध के हालात बन गए और स्थिति ऐसी हो गई कि हमास ने हमले करके गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया और तभी से हमास इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी तब हमास ने ही अपने ही इलाके को जबरदस्ती हथियारों के दम पर कब्जा लिया। संक्षेप में कहें तो इजराइल आतंकवादी संगठनों को खत्म करके पूरे गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में रखकर देख चुका है पहले भी, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस बार के युद्ध में इजराइल का अल्टीमेट गोल क्या रहेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस समय इजराइल जो है वो बदला लेना चाहता है। बदले की आग में इस समय इजराइल जल रहा है। शायद हमास के आतंकवादी भी यही चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि इजराइल पागल हो जाए और वो सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचे, और वही हुआ। इजराइल इस समय बदले की आग में जल रहा है। हर कीमत पर वो बदला लेना चाहता है, लेकिन बदला लेने के बाद क्या होगा, यह अभी सोचने की बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में और गाजा में प्रवेश करती है और वहां ज्यादा दिनों तक रहती है, तो इजराइल की सेना की अपनी कैजुअलिटीज भी होंगी। इजराइल के अपने लोग भी मारे जाएंगे, उसके अपने सैनिक भी मारे जाएंगे। आज इजराइल की पूरी जनता अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ है, लेकिन धीरे 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 जब इजराइल में कैजुअलिटीज और बढ़ेंगी, जब उनके और लोग लगातार हफ्ते दर हफ्ते मारे जाते रहेंगे, परिवार बर्बाद होते रहेंगे, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इजराइल के जो लोग हैं वो इस युद्ध के खिलाफ हो जाएं। ये भी इजराइल की सेना को ध्यान में रखना होगा, इजराइल की सरकार को ध्यान में रखना होगा। हमास को दुनिया के सबसे खतरनाक और आईएसआईएस के बाद सबसे अमीर आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। हमास खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीतिक शाखा मानता है, लेकिन इजराइल समेत दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब देखिए दिलचस्प बात, हमारा देश भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तब उन्होंने हमास के हमले को एक आतंकवादी हमला बताया था, लेकिन भारत ने औपचारिक रूप से अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अभी इजराइल में फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों का प्रभाव 2 इलाकों तक सीमित है, जिनमें गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं और वेस्ट बैंक में 30 लाख मुसलमान रहते हैं। इनमें भी हमास का नियंत्रण गाजा पट्टी के इलाकों में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। यहां बड़ी बात यह है कि हमास के पास सिर्फ 15,000 लड़ाके हैं और गाजा पट्टी के जिन इलाकों पर उसका नियंत्रण भी है, उन इलाकों में गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए कई बार यह सवाल उठता है कि हमास के पास इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए हथियार और पैसा आखिर आ कहां से रहा है। इतनी शानदार कमांडो जैसी ट्रेनिंग उन्हें कौन दे रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में उसका नियंत्रण है वो इलाके बहुत गरीब हैं और इसीलिए वहां रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त है। अमेरिका का कहना है कि इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और ईरान जैसे देश
हमास को फंडिंग करते हैं और इनमें भी ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार और गाइड है। वैसे हमास कहने के लिए तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके सालाना टर्नओवर के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको छोटी नजर आएंगी। आप जानते हैं हमास का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है और हमास को इस समय जो 15 सदस्यों वाली पोलिट ब्यूरो कमेटी चलाती है उसका चीफ है इस्माइल हनिये, ये उसका नाम है। ऐसा कहा जाता है कि हमास का चीफ अभी कतर में है और जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था तब वो टीवी पर इस हमले की लाइव कवरेज देख रहा था और इस हमले के बाद उसने खुश होकर सजदा भी किया था, जिसका एक वीडियो हमें मिला है। अब हम आपको इजराइल के उस एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में बताते हैं जो हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में इस बार नाकाम रहा। इजराइल में इसे आयरन डोम कहा जाता है और यह एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके 3 हिस्से होते हैं। लेकिन 3 हिस्से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, ये जो आयरन डोम है इस पर इजराइल को बड़ा गर्व है। इजराइल इसे पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ बेचता है और इजराइल के लोग और वहां की सेना और वहां की सरकार ये समझते हैं कि जब तक ये आयरन डोम है तब तक बाहर का कोई भी रॉकेट या मिसाइल इजराइल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी ये जो आयरन डोम है ये इजराइल का सबसे बड़ा रक्षक है, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता, ऐसा इजराइल का मानना है। अब देखिए ये जो आयरन डोम है इसके बारे में आपने भी सुना होगा। पूरी दुनिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतने सारे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे उस समय उनका आयरन डोम उन्हें बचा क्यों नहीं पाया। तो इस आयरन डोम के 3 हिस्से हैं। इनमें रेडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से दागे गए हर रॉकेट को पहले डिटेक्ट करता है और अगर रॉकेट इस रडार सिस्टम से 70 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वो उस रॉकेट का या मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने लॉन्चर को सिग्नल देता है और फिर आखिर में लॉन्चर से मिसाइल फायर होती है जो उस रॉकेट को अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर देती है। इस तरह से यह आयरन डोम काम करता है। हर आयरन डोम में 4 से 5 लॉन्चर्स होते हैं जो एक साथ 80 से 100 मिसाइल्स को दाग सकते हैं और इसीलिए इस आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट लगभग 96% तक माना जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट्स की वर्षा की तो इजराइल का यह आयरन डोम फेल हो गया और यह एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया और अजरबैजान जैसे देशों ने इजराइल से यही आयरन डोम सिस्टम इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसे अचूक मानते थे। पूरी दुनिया इस आयरन डोम सिस्टम को अचूक मानती है और इसलिए इजराइल बड़े गर्व के साथ इस आयरन डोम को पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को बेचता है कि ये उन्हें सुरक्षित रखेगा, ये उनका सुरक्षा कवच है। एक आयरन डोम सिस्टम भारतीय रुपयों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का है और इसीलिए इस एंटी मिसाइल सिस्टम का फेल होना हथियारों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और हथियारों के बाजार में इससे इजराइल की बहुत बड़ी बदनामी होगी। वैसे भी अगर आप देखें इजराइल ने अभी तक अपनी जो छवि बनाकर रखी है वो एक बहुत ही मजबूत देश की बनाकर रखी है जिसके पास जबरदस्त इंटेलिजेंस है, सर्विलांस है, वॉरफेयर है, जिसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, आयरन डोम जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम है और यह ऐसा देश है जो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है लेकिन वो दुश्मन देश भी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यानी इजराइल ने रक्षा के क्षेत्र में हथियारों के बाजार में अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके रखा था, अपनी ऐसी छवि बनाई थी, ऐसी मार्केटिंग की थी। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल की जो छवि है वो बहुत बिगड़ी है। इजराइल कमजोर नजर आ रहा है और इजराइल का जो दबदबा था हथियारों के बाजार में उस पर भी बड़ा असर पड़ा है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि हमास जिन रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है उस रॉकेट की कीमत लगभग 25 से 75 हजार रुपए तक है। यानी जो रॉकेट हैं ये कोई बहुत उच्च क्वालिटी के रॉकेट नहीं है। एक रॉकेट की कीमत है 25 से 75 हजार रुपए, लेकिन आयरन डोम की जिन मिसाइल से 75 हजार रुपए के इन लोकल रॉकेट्स को नष्ट करना पड़ रहा है उस एक मिसाइल की कीमत है लगभग 33 लाख रुपए। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि आतंकवादी जिस 75 हजार रुपए की मिसाइल को या रॉकेट को दाग रहे हैं इजराइल पर, उसे रोकने के लिए इजराइल
आयरन डोम के जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो 33 लाख रुपए की है। 33 लाख रुपए की एक मिसाइल 75,000 रुपए के एक रॉकेट को रोक रही है। यानी ये कितना महंगा सौदा है। यानी हमास का इजराइल पर एक रॉकेट दागने का खर्च ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपए है और उस रॉकेट को हवा में नष्ट करने का इजराइल का खर्च कम से कम 33 लाख रुपए है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमास ने इजराइल के इस आयरन डोम को चकमा देने का जुगाड़ भी निकाल लिया। हमास जानता है कि अगर वो कम समय में ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल पर फायर करेगा तो ऐसी स्थिति में इजराइल का आयरन डोम सभी रॉकेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और हवा में नष्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ हजारों रॉकेट्स की वर्षा कर दी इजराइल के ऊपर। और जब यह वर्षा हुई बारिश की तरह, इतने सारे हजारों जब रॉकेट्स आए तो आयरन डोम उन्हें पहचान नहीं पाया और बहुत सारी चूक आयरन डोम से हो गई। अब आप सोचिए, अगर 5,000 रॉकेट दागे गए और उन 5,000 में से आयरन डोम ने 500 रॉकेट्स को भी छोड़ दिया, यानी आयरन डोम 500 रॉकेट्स को नहीं रोक पाया, तो वो 500 रॉकेट ही अंदर जाकर कितनी तबाही मचा सकते हैं। तो हमास की जो रणनीति थी वो यही थी कि रॉकेट्स की वर्षा कर दी जाए और इससे जो रॉकेट बच जाएंगे आयरन डोम से वो इजराइल में तबाही मचाएंगे। और हमास बिल्कुल यही चाहता था और यही हुआ भी। 7 अक्टूबर को भी हमास ने बिल्कुल यही किया। उसने 20 मिनट के अंदर 5,000 रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए और इसी वजह से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इनमें से कई रॉकेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो उसे बाईपास करके इजराइल में अपने निशाने तक पहुंच गए। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आज गाजा पट्टी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इजराइल के उसी इलाके से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जहां हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को कत्लेआम किया था और लोगों के सिर तन से जुदा कर दिए थे। इसके अलावा हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने भी अश्कलोन शहर से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। आप देखिए कि इस तरह के इलाकों में जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो कैसे जानलेवा रिपोर्टिंग होती है और कैसे हमारे सहयोगी अपनी जान पर खेलकर आपके लिए वो तस्वीरें भेज रहे हैं ताकि आप अपने घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में या जहां भी आप अपने मोबाइल फोन पर अगर हमें देख रहे हैं, आपको युद्ध क्षेत्र की एक एक तस्वीर दिखाई दे। तो मेरे पीछे आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो काला गुबार दिख रहा है, धुएं का गुबार आपको पूरा दिख रहा है, ये गाजा पट्टी है। ये देखिए, गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी हो रही है इस समय। और ये जो धुआं आप उठता देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये धुआं गाजा पट्टी को ध्वस्त करते इजराइल के बम है। ये पूरा आकाश इस समय यहाँ काला हुआ जा रहा है। वो गाजा पट्टी है, यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हैं, ये सिद्रोत का वो इलाका है। ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये गड़गड़ाहट, ये बमों की आवाज है। ये उन बमों की आवाज है जो इजराइल की सेना ताबड़तोड़ एक के बाद एक दाग रही है हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। और हमास के ठिकानों को गाजा पट्टी में पूरी तरह से नेस्तनाबूद ध्वस्त किया जा रहा है। जड़ से उखाड़ देने का वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने किया। फिर जैसे ही सायरन बजा है अलार्म से, और हम भाग करके बंकर में आए हैं। दरअसल हर घर में इस तरह 30 mm की दीवारों का एक बंकर बना हुआ है। ये परिवार हमारे साथ था बाहर, इन्हीं के घर में मैं बालकनी, देखिए पूरा घर दहल रहा है धमाकों से। सायरन बजा और महज 20 सेकंड के भीतर से जो रॉकेट है वो दागे गए हैं और इस समय आयरन डोम आवाज दे रहा, पूरा घर हिल रहा। हम इस समय एक बंकर में, घर के अंदर सेफ हाउस बनाना जरूरी होता है। परिवार की तरफ से ये महिला दरवाजे के पास थी और बाकी के सदस्य उनको खींच करके बाहर ले आए। ये बहुत तेजी से आवाज आ रही है। अचानक एस्केलॉन में एक बार फिर अटैक हुआ। ये दूसरा सायरन था और उसके तुरंत बाद भारी भरकम रॉकेट दागे गए हैं। और एक पुलिसकर्मी का घर है, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था पूरे घर को। और ये देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ है लोगों का। अब हम आपको हमास के उस कमांडर के बारे में बताएंगे जिसने इजराइल पर हमले की ये पूरी योजना बनाई थी। इस आतंकवादी का नाम है मोहम्मद जाइफ और ये हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने कल गाजा पट्टी में उसके घर पर भी रॉकेट दागे। लेकिन हर बार की तरह यह आतंकवादी इस हमले में भी बच गया और इस हमले में उसके भाई
उसके भतीजे और परिवार के दूसरे लोगों की मौत हो गई, लेकिन यह बच गया। हमास के इस कमांडर को गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गेस्ट मतलब मेहमान, तो इसका एक निकनेम है गेस्ट। इसका जन्म वर्ष 1965 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और 1996 में पहली बार इजराइल ने उसे एक बम विस्फोट का दोषी ठहराया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस आतंकवादी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो उसने हमास को ज्वाइन कर लिया और फिर वर्ष 2002 में वो हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। 58 साल का मोहम्मद जाइफ एक हमले में अपनी एक आंख और एक हाथ खोने के बाद अब परमानेंटली व्हील चेयर पर रहता है। तो देखिए, इसकी एक आंख नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है और ये व्हील चेयर पर ही रहता है, चल भी नहीं सकता। इजराइल के एक हमले में 2014 में इसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अमेरिका ने 8 सितंबर 2015 को इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। ये इजराइल की हिट लिस्ट में है और अब तक 7 बार इजराइल इस पर हमला कर चुका है, लेकिन हर बार वो बचने में सफल हो जाता है। और आज भी जब इजराइल ने उसे पकड़ना चाहा, मारना चाहा, तो वो बच निकला, जबकि वो खुद एक व्हील चेयर पर रहता है। तो एक व्हील चेयर पर बैठने वाला एक आप समझ लीजिए व्यक्ति, जिसकी एक आंख नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है, वो इस समय हमास के ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड कर रहा है। हमास के सारे आतंकवादियों को, सारी रणनीति ये आदमी बनाता है। और गेस्ट इसे क्यों कहते हैं, आप भी सोचते होंगे। गेस्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, किसी भी जगह ये 2 रात नहीं बिताता है, यानी ये लगातार मोबाइल रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जब भी कहीं जाता है, किसी भी शहर में, किसी भी जगह जाएगा, तो एक मेहमान की तरह जाता है, एक गेस्ट की तरह जाता है। ऐसा गेस्ट जो सिर्फ कुछ घंटे वहां पर रहेगा और उसके बाद किसी दूसरी जगह पर जाएगा, यानी ये लगातार मूवमेंट में रहता है, लगातार मोबाइल रहता है। और इसीलिए इसके बारे में इजराइल की सेना को या दूसरे देश की किसी सेना को कभी भी कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाती, इसीलिए यह बच जाता है और इसीलिए इसे गेस्ट कहा जाता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अमेरिका शांति दूत नहीं और दुनिया को यह बात अब समझ लेनी चाहिए। तो एक बड़ी बात जो है वो इस समय, पहले आप सुन लीजिए कि पुतिन ने क्या कहा है, फिर बताते हैं कि पुतिन इस समय इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह देख लिया कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और जहां अमेरिका होगा वहां रशिया नहीं हो सकता, और इसीलिए रशिया ने अब इजराइल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। और इजराइल को समर्थन न देने का मतलब है कि रशिया फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है और एक तरीके से इस समय वो हमास के इस हमले को अपनी मंजूरी दे रहा है। आज बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, महानायक भी आप उन्हें कहते हैं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और आज अमिताभ बच्चन 81 वर्ष के हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है और लोगों में उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज है। हम आपको आज वो 5 बातें बताएंगे जिन्हें आप अमिताभ बच्चन से सीख सकते हैं। उनकी फिल्में तो आपने बहुत देखी हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर आप उनसे सीख क्या सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने जिस समय अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की वो 70s का दौर था, 70 का दशक, और उस समय के फिल्मी हीरो के जो लुक्स थे वो उसमें फिट नहीं बैठते थे, अनकन्वेंशनल लुक्स थे। ज्यादातर फिल्म निर्माताओं को लगता था कि अमिताभ बच्चन अपने अनकन्वेंशनल लुक्स की वजह से कभी हीरो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से उस जमाने के तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की सोच को गलत साबित कर दिया और हीरो ही नहीं बने बल्कि वो महानायक बने। अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती दी और अपने आप को एक डिसरप्टर के रूप में तब उन्होंने स्थापित किया। जिस जमाने में बॉलीवुड में सिर्फ प्यार मोहब्बत की रोमांटिक फिल्में बनती थी, हीरो सिर्फ गाना गाते थे, उन्होंने उस पूरे बाजार को डिसरप्ट कर दिया और एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई। और इसके बाद ही बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ और एंग्री यंग मैन का किरदार उन्होंने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले उससे लोगों का परिचय करवाया। ये कितना बड़ा डिसरप्टर था। अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कम बैक करने की शक्ति। हर बार जब वो गिरे हैं उससे भी ज्यादा मजबूती से ऊपर उठे हैं। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर एक ऐसे नायक की भूमिका निभाई जो एक फाइटर है, कभी हार नहीं मानता, और असल जीवन में भी उन्होंने यही साबित किया। जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वर्ष 1999 में जब उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारी आर्थिक नुकसान हुआ,
उस समय वो करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब चुके थे। ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने तब टीवी पर उतरने का फैसला किया, बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर आ गए, नया प्रयोग किया, कौन बनेगा करोड़पति के साथ अपना शानदार कमबैक किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके इस कमबैक में हर किसी के लिए एक सीख छिपी हुई है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना नीचे गिरने के बाद दोबारा शीर्ष पर पहुंचते हैं। अमिताभ बच्चन की सबसे खास बात है उनका नए प्रयोग के लिए हमेशा तैयार रहना। वो कभी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटे। सोचिए, जब वो अपने फिल्मी करियर के पीक पर थे, उस समय भी उन्होंने विज्ञापन किए टेलीविजन के लिए। उस वक्त के स्थापित कलाकारों के लिए बहुत ही असामान्य सी बात थी किसी विज्ञापन में आना। वो विज्ञापन करते थे, उस जमाने में वो म्यूजिक वीडियोस में काम किया करते थे और जितने भी प्रयोग हो सकते थे वो सारे उन्होंने किए। और आज 80 साल की उम्र में भी वो लगातार अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज भी हर रोज इनोवेट कर रहे हैं, हर रोज वक्त के साथ अपने आप को बदल रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई, उन्होंने अपने आप को नए युग के साथ नए हिसाब से ढालना शुरू किया। आज अगर वो इंटरनेट के युग में हैं, अगर आज वो ब्लॉग्स के युग में हैं, तो आज वो ब्लॉग भी लिखते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, विज्ञापन भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं। और 81 साल की उम्र में भी आप उन्हें नायक के तौर पर ही देखते हैं। जीवन एक पेन की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, आप अपनी कहानी लिख दीजिए।